कमजोर पैरों वाले लोग औसतन मजबूत पैरों वाले लोगों की तुलना में कम उम्र में मर जाते हैं। यह वही है जो शोध लगातार हमें बताता है। मान लीजिए हमारे पास 2 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं। उनमें से एक बिना किसी मदद के अपने लिविंग रूम से बिस्तर तक चल सकता है, लेकिन दूसरे को सहारे की जरूरत है या वह व्हील चेयर में है। तब सांख्यिकीय दृष्टि से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में औसतन काफी अधिक समय तक जीवित रहेगा। यह महत्वपूर्ण है। औसतन दूसरे व्यक्ति को अगले दशक में मरने का जोखिम काफी अधिक है। अब यह वीडियो विशेष रूप से आपके फीमर के चारों ओर लिपटी हुई मांसपेशी के बारे में बात कर रहा है। यह वीडियो उस शक्ति के बारे में है जो आपको बिना अपनी बाहों का उपयोग किए कुर्सी से उठने में मदद करती है। यह वह ऊतक है जिसे अधिकांश लोग हर साल बिना किसी जागरूकता के चुपचाप और धीरे धीरे खो रहे हैं। विज्ञान में जाने से पहले, असल में, अगर आप अभी यह देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। जहां भी आप हों, बस खड़े हो जाएं और एक स्क्वाट करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने घुटनों को मोड़कर खुद को नीचे लाएं। अगर हो सके तो पूरी तरह से नीचे तक जाने की कोशिश करो, जितना आरामदायक लगे, और फिर वापस ऊपर आ जाओ। क्योंकि अगर तुमने बस वही स्क्वाट किया होता, तो तुम्हें कुछ महसूस हुआ होता। आपने अपनी जांघों के सामने, अपनी ऊपरी टांग की हड्डी में अपने क्वाड्रिसेप्स को सक्रिय होते हुए महसूस किया होगा। आपने अपनी ऊपरी टांग के पीछे हैमस्ट्रिंग्स को महसूस किया होगा। आपने अपने नितंबों में ग्लूट्स को महसूस किया होगा। आपने अपनी निचली टांगों में बछड़े की मांसपेशियों को महसूस किया होगा, और आपकी कमर तथा कोर ने आपको स्थिर बनाए रखने के लिए सहारा दिया होगा। अब यह एक ही गति से एक साथ काम करने वाली मांसपेशियों का एक विशाल समूह है, जिसके लिए किसी उपकरण, किसी जिम, कुछ भी की आवश्यकता नहीं है, बस आप। और अगर आप यह हर रोज लगातार वर्षों तक करते रहें, तो इसके लाभ इस तरह से चक्रवृद्धि होंगे कि अधिकांश लोग वास्तव में इसकी सराहना नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। यह सिर्फ इस बात के बारे में नहीं है कि आप शारीरिक रूप से कितने मजबूत होते हैं, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म, आपके मस्तिष्क, आपके संतुलन और आपकी स्वतंत्रता के संदर्भ में भी है। इस वीडियो में मैं इन बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह स्क्वाट, यह गति जो आपने अभी अभी की, स्वास्थ्य हस्तक्षेप के रूप में बेहद कम आंकी गई है। और इसके अंत तक, अगले लगभग 10 से 20 मिनट में, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि क्यों। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह वास्तव में व्यायाम के बारे में कोई कहानी नहीं है। यह कहानी उस बारे में है कि जब आप व्यायाम नहीं करते, विशेष रूप से जब आप अपनी मांसपेशियों का रखरखाव नहीं करते, तो क्या होता है। यह कहानी इस बारे में है कि यह दशकों और दशकों तक कैसे चलता रहता है। आप हैरान हो सकते हैं कि ज्यादातर लोग वास्तव में आपसे जुड़ते ही नहीं हैं। मांसपेशियों का द्रव्यमान लगभग आपकी 20 की उम्र के मध्य में, अधिकतम 30 की उम्र के आरंभ में चरम पर पहुंच जाता है। और उसके बाद, अगर आप इसे सक्रिय रूप से बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आप सालाना 1 से 2% तक खो देते हैं। अब यह कुछ भी नहीं लगता, है ना? सिर्फ 1 से 2%, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन आंकड़ों को अगले 20 वर्षों तक आगे बढ़ाए, तो आपने अपनी मांसपेशियों के द्रव्यमान का लगभग 1/3 खो दिया है। इसे लगभग 30 साल तक चलाया गया है, और ये वाकई गंभीर आंकड़े हैं। यह दुनिया में आत्मविश्वास के साथ चलने और एक नीची कुर्सी से उठने के लिए मदद की जरूरत पड़ने में अंतर है। और मांसपेशियों के नुकसान की दर भी रैखिक नहीं है। यह 40 वर्ष की आयु के बाद तेज हो जाती है। इसका चिकित्सीय नाम सार्कोपेनिया है, जो उम्र से संबंधित मांसपेशियों का क्षय है। और यह आधुनिक चिकित्सा में सबसे कम सराहनीय स्थितियों में से एक है, यह देखते हुए कि यह वास्तव में कितने लोगों को प्रभावित करती है और इसके बाद के परिणाम कितने गंभीर होते हैं।
अब जर्नल ऑफ कैशेक्सिया, सार्कोपेनिया एंड मसल में एक महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें अनुमान लगाया गया था कि सार्कोपेनिया विश्व भर में समुदाय में रहने वाले लगभग 30% वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करता है और इसके वास्तविक परिणाम अमूर्त नहीं हैं। ये गिरावटें और फ्रैक्चर हैं, अस्पताल में भर्ती होना, स्वतंत्रता का ह्रास और समय पूर्व मृत्यु। जरूरी नहीं कि झरने स्वयं समस्या हों। समस्या यह है कि वर्षों से जमा हुए मांसपेशियों के नुकसान ने गिरावट को अवश्यंभावी बना दिया है। यह कमजोर हड्डी घनत्व, बिगड़े संतुलन और एक तंत्रिका मांसपेशीय प्रणाली के साथ मिलकर होता है जो अब शरीर के गिरने पर पर्याप्त तेज प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। एक क्षण की अस्थिरता जांघ की हड्डी का टूटना बन जाती है। इसे कूल्हे का फ्रैक्चर भी कहा जाता है। और वृद्ध वयस्क में जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर होने पर 1 वर्ष के भीतर मृत्यु की दर 30% होती है। 30%। यह आंकड़ा वास्तव में इतना प्रसिद्ध नहीं है। लोग अपनी 40 और 50 की उम्र में व्यायाम करना है या नहीं, यह निर्णय उस जानकारी को ध्यान में रखकर नहीं ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही यहाँ समस्या का एक हिस्सा है। यहाँ वह हिस्सा है जिसे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग मांसपेशियों के बारे में सोचते समय चूक जाते हैं, और यह इस बात को समझने का तरीका बदल देता है कि गति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो मांसपेशी सिर्फ ऊतक नहीं है। यह आपके शरीर और आपके मस्तिष्क के बीच एक संचार प्रणाली है। हर बार जब कोई मांसपेशी संकुचित होती है तो यह मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मोटर न्यूरॉन्स से होकर व्यक्तिगत मांसपेशी तंतुओं तक पहुंचने वाले संकेत का परिणाम होता है। और साथ ही संवेदी तंत्रिकाएं जोड़ की स्थिति, तनाव, भार और गतिविधियों के बारे में जानकारी वापस भेज रही हैं। इसे हम आरोही, अफरेंट संकेत कहते हैं जो ऊपर आते हैं, और अवरोही, एफरेंट संकेत जो नीचे जाते हैं। यह एक द्विदिशीय, निरंतर वास्तविक समय संचार है। और मस्तिष्क केवल मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं करता। मस्तिष्क को सही ढंग से काम करने के लिए मांसपेशियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सेरेबेलम, जो यहाँ आपकी खोपड़ी के पीछे है, यह मूलतः आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो समन्वय और संतुलन को संभालता है। मस्तिष्क छत्रिका लगातार आपके पैरों और तलवों से संकेत प्राप्त कर रही है जो उसे बताते हैं कि आप अंतरिक्ष में कहाँ हैं, क्या आप गिरने वाले हैं और आपको कैसे समायोजित करना है। और जब लोग नियमित रूप से हिलना डुलना बंद कर देते हैं तो वे संकेत धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। वे तंत्रिका मार्ग जो इन सब का समर्थन करते हैं कम कुशल हो जाते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इस बेहद सरल सिद्धांत पर काम करता है, इस्तेमाल करो या खो दो। अब जो कनेक्शन नियमित रूप से उपयोग में नहीं आ रहे, उन्हें बस छांट दिया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा ऊर्जा और संसाधनों की बचत करने की कोशिश करता रहता है। तो जितना कम आप हिलते डुलते हैं, आपका मस्तिष्क गति समन्वय करने में उतना ही कमजोर हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर 50 या 60 वर्ष की आयु के बाद। यही कारण है कि जब आप लंबे समय के बाद फिर से व्यायाम शुरू करते हैं, तो जो पहली बदलावें आप महसूस करते हैं, वे वास्तव में शारीरिक नहीं होती। पहले 1-2 हफ्तों में कुछ स्क्वैट्स करने के बाद आपके असली मांसपेशी तंतु वास्तव में बिल्कुल भी नहीं बदले होते। जो बदला है वह आपकी तंत्रिका तंत्र की उन रेशों को सक्रिय करने की क्षमता है, बेहतर समय संयोजन और बेहतर समन्वय। आपका मस्तिष्क सही मांसपेशी को सही समय पर सक्रिय करने में बेहतर होता जा रहा है। मांसपेशियों के ऊतकों का वास्तविक भौतिक विकास, वह चीज जो आपकी टांगों को दिखने और महसूस करने में अलग बनाती है, थोड़ी देर बाद आता है, आमतौर पर तीसरे से छठे सप्ताह के आसपास। तो अगर आप यह करना शुरू कर दें और 2 हफ्ते बाद आईने में देखकर सोचें कि कुछ भी वाकई नहीं हो रहा, तो बस यही सोचिए कि कुछ तो निश्चित रूप से हो रहा है। बस मुझ पर भरोसा कीजिए। यह बस आपकी तंत्रिका तंत्र में
सतह के नीचे हो रहा है, जहां आप इसे अभी तक वास्तव में नहीं देख सकते। और बुजुर्ग लोगों के लिए, विशेष रूप से, तंत्रिका संबंधी पक्ष वास्तव में मांसपेशी जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहतर संतुलन और तेज प्रतिक्रियाएं ही आपको उन प्रकार के गिरने से बचाती हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। तो अब शायद आप में से कई लोगों का बड़ा सवाल यह होगा कि किसी और चीज के बजाय खास तौर पर स्क्वाट ही क्यों? और ईमानदार जवाब यह है कि स्क्वाट वह सबसे पूर्ण गति है जिसे कोई भी इंसान बिना किसी उपकरण और बिना किसी तैयारी के कर सकता है। हम आपके क्वाड्स और ग्लूट्स की बात कर रहे हैं, जो पूरे शरीर की सबसे बड़ी और चयापचय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशियों में से दो हैं। हम आपके हैमस्ट्रिंग, कैल्फ, आपके हिप फ्लेक्सर और कोर मांसपेशियों के पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जो सभी एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो की शुरुआत में ही वह स्क्वाट आजमाया होता, तो आपको वह महसूस हुआ होता। आप उन सभी मांसपेशियों को काम करते हुए महसूस कर पाते। बिना किसी उपकरण के इतनी प्रभावशीलता देने वाले बहुत कम व्यायाम हैं। लेकिन केवल शामिल मांसपेशियों की संख्या से परे, स्क्वाट्स के लिए एक चयापचय संबंधी तर्क भी है, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त रूप से बात की जाती है। अब मांसपेशियां, विशेषकर आपके पैरों की बड़ी मांसपेशी समूह, मुख्य स्थान है जहां आपका शरीर कुछ खाने के बाद ग्लूकोज भेजता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं, तो उस ग्लूकोज को कहीं जाना होता है। और कंकाल की मांसपेशी, जिसे आप देख सकते हैं, वह जगह है जहां अधिकांश ग्लूकोज जाता है। लेकिन केवल तभी जब आपके पास पर्याप्त मांसपेशी हो और वह कुशलतापूर्वक काम कर रही हो। यदि आप वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण मांसपेशियों का द्रव्यमान खो देते हैं, तो वह पूरी प्रणाली टूटने लगती है। आपका शरीर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में कम कुशल हो जाता है, इंसुलिन उतनी प्रभावी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे, वर्षों के दौरान, टाइप 2 मधुमेह की स्थितियां विकसित होने लगती हैं। और शोधों से लगातार यह पता चला है कि आपके पैरों की मांसपेशियों की ताकत और मांस विशेष रूप से इस बात के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक हैं कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। जो जोड़ नियमित रूप से हिलते डुलते या भार वहन नहीं करते, वे समय के साथ अकड़ जाते हैं और उनमें पोषण की कमी हो जाती है। यह वास्तव में इसका एक हिस्सा है कि जो लोग मुश्किल से ही हिलते डुलते हैं, उन्हें अक्सर कम नहीं बल्कि अधिक जोड़ों का दर्द होता है। शरीर वास्तव में इस्तेमाल किए जाने के लिए ही बना है। तो आइए यहाँ स्क्वाटिंग की तकनीक के बारे में बात करें। लेकिन पहले मैं बस यह कह दूं कि अगर आप आज स्क्वाटिंग शुरू करते हैं, तो कल और खासकर अगले दिन आपकी टांगें वाकई में बहुत दर्द करेंगी। आप सीढ़ियां चढ़ते समय रेलिंग पकड़े बिना संघर्ष कर सकते हैं। बस इसके लिए तैयार रहें। इसे हम विलंबित आरंभ होने वाली मांसपेशियों की पीड़ा कहते हैं, और यह वास्तव में एक अच्छी तरह का दर्द है। हर बार जब आप स्क्वाट्स करेंगे तो यह इतना दर्दनाक नहीं होगा। एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेंगे, तो यह बस एक संतोषजनक तरह का दर्द होगा, लेकिन पहली कुछ बार ऐसा करने के लिए तैयार रहें। अब, स्क्वाट्स को विशेष रूप से घुटने का दर्द पैदा करने की जो बदनामी मिली है, उसका कारण लगभग हमेशा खराब तकनीक होती है, न कि इस मूवमेंट में स्वयं कोई दोष। अब सही तरीके से किया जाए तो स्क्वाट वास्तव में आपके घुटनों की रक्षा करता है, लेकिन अगर समय के साथ गलत तरीके से किया जाए तो स्क्वाट आपके घुटनों को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अच्छी तकनीक वास्तव में कैसी दिखती है। आप बस YouTube में सही स्क्वाट तकनीक टाइप कर सकते हैं और आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे जो आपको यह दिखाएंगे कि इसे कैसे करना है। स्पष्ट करने के लिए, स्क्वाट की कई प्रकार की शैलियां या तकनीकें होती हैं, लेकिन यहां एक सामान्य तरीका है। तो आप अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई से थोड़ा अधिक चौड़ा रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पैर की उंगलियां लगभग 30 से 45 डिग्री तक बाहर की ओर मुड़ी हों, सीधे आगे की ओर न हों,
बल्कि थोड़ी बाहर की ओर मुड़ी हों। अब यह आपकी कूल्हे की संरचना के आधार पर थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए बस वही तरीका खोजें जो आपके लिए स्वाभाविक और सबसे आरामदायक हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे आंदोलन के दौरान आपके घुटने आपके पैर की उंगलियों की दिशा में ही रहें। तो अगर आपके पैर की उंगलियां बाहर की ओर मुड़ी हुई हैं, तो आपके घुटने भी उसी दिशा में बाहर की ओर जाने चाहिए। और वास्तव में आप बस अपने घुटनों के ऊपर पैर की उंगलियों की नोक देख पाना चाहते हैं। आपके घुटनों का कोई भी आंतरिक पतन, जहां वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं, भार को उन हिस्सों पर स्थानांतरित कर देता है जो वास्तव में इसे सहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। और समय के साथ समस्याएं यहीं विकसित होती हैं। जब आप स्क्वाट कर रहे होते हैं, तो वजन वितरण उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना लोग समझते हैं, उससे कहीं अधिक। तो आपके वजन का लगभग 2/3 से 3/4 हिस्सा पीछे एड़ियों से होकर जाना चाहिए, न कि पैर की उंगलियों से। बस अपना वजन पीछे की ओर सरकाकर देखें, ताकि आप सचमुच अपनी एड़ियों को महसूस कर सकें। और यह आपके घुटने के सामने वाले हिस्से की रक्षा करता है। और सुनिश्चित करें कि आपके नितंब और पीछे की हैमस्ट्रिंग्स वास्तव में अपना काम कर रही हैं, बजाय इसके कि पूरी गति केवल घुटने के सामने वाले हिस्से पर ही लोड हो रही हो। इसे जांचने का एक सरल तरीका यह है कि जब आप स्क्वाट के सबसे निचले बिंदु पर हों, तो अपने जूतों के अंदर पैर की उंगलियों को थोड़ा सा उठा सकें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपका वजन सही जगह पर है। अब आपकी पीठ भी तटस्थ स्थिति में होनी चाहिए। आपको पूरी तरह से सीधा नहीं होना चाहिए। जब आप नीचे उतरते हैं, तो थोड़ा सा आगे झुकना वास्तव में पूरी तरह से सामान्य और आवश्यक है। आपको जो चीज टालनी है, वह है आपकी निचली पीठ का गोल हो जाना। अपनी छाती को उठाकर बाहर की ओर धकेल कर रखें। और फिर खुद को उस गहराई तक नीचे ले जाए जहां आपको स्वतंत्र और आरामदायक महसूस हो। अगर वह केवल आंशिक स्क्वाट है, शायद कुर्सी तक ही नीचे, तो यह बिल्कुल ठीक है। और यहीं से आप शुरू करते हैं। यह व्यायाम का कोई कमतर संस्करण नहीं है। शुरुआत कर रहे कई लोगों के लिए यह बिल्कुल सही संस्करण है। आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए आरामदायक हो। तो चलिए बात करते हैं कि क्या उम्मीद करनी है और कब। तो लोगों के व्यायाम शुरू करने और फिर कुछ ही हफ्तों में छोड़ देने का सबसे आम कारण यह है कि वे वास्तव में जीव विज्ञान कैसे काम करता है, यह नहीं समझते। तो जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, तो वे मान लेते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है या वे इसे गलत कर रहे हैं। और यह वाकई शर्म की बात है, क्योंकि वे आमतौर पर ठीक उसी समय रुक जाते हैं जब उनका शरीर तैयार होने लगता है। पहले लगभग 10 दिनों में परिवर्तन लगभग पूरी तरह से आपकी तंत्रिका तंत्र में हो रहे हैं। आपका मस्तिष्क आपके पास पहले से मौजूद मांसपेशियों का उपयोग करने में बेहतर हो रहा है। जैसा मैंने कहा, बेहतर समय संयोजन, बेहतर कंडीशनिंग। बहुत से लोग पहले सप्ताह के भीतर ही महसूस करते हैं कि गति अधिक सुचारू और स्वाभाविक होने लगी है, हालांकि संरचनात्मक रूप से वास्तव में अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। यह वास्तविक प्रगति है, भले ही आप इसे न देख सकें। अब लगभग दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच शरीर वास्तव में मांसपेशियां बनाने के लिए आवश्यक सभी आंतरिक तंत्रों की तैयारी शुरू कर देता है। अधिक प्रोटीन संश्लेषण, अधिक कोशिकीय गतिविधि नींव रखी जा रही है। तीसरे से छठे सप्ताह के बीच आपको वास्तविक मापनीय मांसपेशियों की वृद्धि मिलने लगती है। मांसपेशी के तंतु भौतिक रूप से मोटे हो जाते हैं। शक्ति में ऐसे सुधार होते हैं जिन्हें आप दिन प्रतिदिन महसूस कर सकते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ना आसान लगना, नीची सोफे से उठने में कम प्रयास लगता है, किराने की थैलियों को उठाना अधिक नियंत्रित महसूस होता है। छठे सप्ताह से 12वें सप्ताह तक फिर खेल वास्तव में और अधिक प्रभावशाली होने लगते हैं। अधिक दुबला मांसपेशी द्रव्यमान, बेहतर संतुलन, बेहतर समन्वय। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है,
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो गिरने का खतरा पहले चुपचाप बढ़ रहा था, वह अब उलटने लगा है। अब यह समयरेखा थोड़ी धीमी हो सकती है अगर आप थोड़े बड़े हैं, लेकिन, और यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, निरंतर प्रयास के साथ दिशा हमेशा सकारात्मक रहती है। और वहाँ महत्वपूर्ण शब्द निरंतर है। यदि आपने पहले कभी स्क्वाट नहीं किया है, या आप कई वर्षों के अंतराल के बाद व्यायाम पर लौट रहे हैं, तो मैं ठीक यहीं से शुरू करने का सुझाव दूंगा। और यह सीधे बुजुर्गों के लिए व्यायाम संबंधी साक्ष्यों से लिया गया है। तो एक कुर्सी लें और उसे अपने पीछे रख दें। और बस बिना अपनी बाहों का सहारा लिए कुर्सी से 10 बार उठने का अभ्यास करें। अगर शुरुआत में आपको अपने हाथों की थोड़ी मदद लेनी पड़े, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस समय के साथ धीरे धीरे अपने हाथों पर निर्भरता कम करने की कोशिश करें। जल्द ही आप कुर्सी से बिना हाथों के ही खड़े हो जाएंगे। वह एक स्क्वाट है। वास्तव में शुरुआत में बस इतना ही है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो यह बहुत बढ़िया है। अब यह तय करने के मामले में कि कितना करना है, तो जाहिर है कि लोग बहुत अलग अलग शुरुआती बिंदुओं पर होंगे। और यह ठीक है। लेकिन कम से कम, मैं कहूँगा कि आप दिन में 10 स्क्वाट्स करने का लक्ष्य रखें, जब भी आपको सुविधाजनक लगे। और फिर समय के साथ, एक बार में आप जितने स्क्वाट्स कर सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। आपका लक्ष्य यह है कि आपके सेट के अंत तक, उस स्क्वाट्स के समूह के बाद आपको सच में मेहनत करने का एहसास हो। आप महसूस करना चाहते हैं कि आपने कुछ किया है, जैसे आपकी मांसपेशियां थोड़ी सी दर्द कर रही हों। अब कुछ लोगों के लिए इसका मतलब होगा कि वे 10 स्क्वाट्स से बढ़ाकर 20 या 30 स्क्वाट्स कर लें। दूसरों के लिए, इसका मतलब हो सकता है सेट को 10 पर रखना, लेकिन पूरे दिन में इसे 2 से 3 बार करना। और हर 2 हफ्ते में, अपनी स्क्वाट रूटीन में कुछ न कुछ बढ़ाने की कोशिश करें। उसके भीतर कुछ न कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे आप स्क्वाट्स की संख्या 20, 30 या 40 तक बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। या आप वही 10 स्क्वाट्स कर सकते हैं, लेकिन दिन भर में किए जाने वाले सेटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। या यह भी देखें कि क्या आप हर बार और नीचे स्क्वाट कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक परिचय है। यह कोई विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, इसलिए अभी इस पर ज्यादा मत सोचो। बस वहीं से शुरू करो जहां तुम हो, समय के साथ धीरे धीरे कुछ बढ़ाओ और लगातार उपस्थित रहो। सच में बस इतना ही करना होता है। तो मेरे लिए बड़ी तस्वीर यह है। तो बुढ़ापे का एक ऐसा रूप है, जिसे मैं अपने समुदाय के लोगों में बार बार होते हुए देखता हूं। 70 या 80 की उम्र में कोई व्यक्ति एक समस्या से नहीं, बल्कि 8 या 10 समस्याओं से जूझ रहा है। वे कई दवाइयां ले रहे हैं, और ये सभी दशकों तक पर्याप्त गतिविधि न करने के परिणामों का प्रबंधन कर रही हैं। चयापचय रोग, पुरानी सूजन, एक ऐसी शारीरिक कमजोरी की छाती का साधारण संक्रमण भी एक वास्तविक चिकित्सा संकट बन जाता है। एक ऐसा शरीर जिसने किसी भी प्रकार के तनाव से निपटने और उससे उबरने के लिए अपनी सारी ऊर्जा भंडार खो दी है। और उन लगभग सभी मामलों में, किसी न किसी रूप में, मध्यम आयु में शुरू हुई और कभी संबोधित न की गई मांसपेशियों की हानि मौजूद रहती है। आंशिक रूप से इसलिए कि किसी ने वास्तव में स्पष्ट रूप से यह नहीं समझाया कि यह मायने रखता है, लेकिन आंशिक रूप से इसलिए भी कि बुढ़ापे के बारे में हम जो सांस्कृतिक कहानी सुनाते हैं, वह वास्तव में बहुत हानिकारक है। यह लोगों को गिरावट की उम्मीद करने के लिए कहती है। यह लोगों को धीमा होने की उम्मीद करने के लिए कहती है, आराम से रहने के लिए, जैसे कि कमजोर होना बस अपरिहार्य हो। यह बिल्कुल गलत है। सबूत इसे समर्थन नहीं करते। एजिंग रिसर्च रिव्यूज में प्रकाशित एक प्रमुख विश्लेषण में पाया गया कि मध्य जीवन में बहुत अधिक मांसपेशी द्रव्यमान का संबंध बाद के जीवन में समय पूर्व मृत्यु, हृदय रोग और विकलांगता के काफी कम जोखिम से था। यह तय नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है।
यह मार्ग बदलने योग्य है। और इस हस्तक्षेप के लिए न तो जिम की जरूरत है, न पैसे की, न उपकरणों की, और न ही बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता है। यह बस समझने की बात है कि आपके पैर आपके स्वास्थ्य का कोई मामूली हिस्सा नहीं है। वे आपकी स्वतंत्रता, आपके चयापचय, आपके मस्तिष्क के कार्य और आपके अच्छे जीवन की अवधि की नींव हैं। और किसी भी नींव की तरह उन्हें बनाए रखने की जरूरत होती है, इससे पहले कि आप उन्हें बनाए न रखने के परिणाम देखना शुरू करें। तो स्क्वाट्स से शुरू करें। इन्हें आज करें, इन्हें कल करें, प्लस उन दिनों में भी इन्हें करें जब आपको सच में मन न हो। क्योंकि जीव विज्ञान उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे आप कितने भी प्रेरित महसूस करें। यहां निरंतरता ही सब कुछ है। आज बिना दर्द के आप जितने दोहराव कर सकते हैं, उससे शुरुआत करें और वहीं से आगे बढ़े। बस यह याद रखें कि आपका भविष्य का आप, वह जो अभी भी सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, अपनी खरीदारी खुद उठाना चाहता है, अपने पड़ोसी के घर पैदल जा सकता है, या पोते पोतियों के साथ खेल सकता है, या 75 साल की उम्र में बिना किसी मदद के फर्श से उठ सकता है, वह व्यक्ति अभी बन रहा है, जो आज आप जो चुनते हैं, उसके आधार पर।